हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन हो जाता है, इसके कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीरीज की तरफ चलेंगे। तो आज का टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक हो जाता है, वो आपका हो जाता है महाद्वीप। तो आपको पता है कि महाद्वीपों की संख्या टोटल कितनी है? तो टोटल आपकी संख्या हो जाती है 7। ठीक है ना? इतनी संख्या हो जाती है तो 7 हो जाती है। कौन कौन से महाद्वीप है? तो सबसे पहले आपका एशिया हो जाता है, अफ्रीका हो जाता है, यूरोप हो जाता है, उत्तर और दक्षिण यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हो जाता है। तो इस तरह से आपके 7 महाद्वीप हो जाते हैं, जिनको हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद आपका हो जाता है, देखिए, महासागर। तो महासागरों की संख्या कितनी है? तो महासागर टोटल हो जाते हैं 5। और कौन कौन से हैं तो इसको भी जान लेते हैं। प्रशांत महासागर हो जाता है, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर हो जाता है, हिंद महासागर हो जाता है, और आर्कटिक महासागर हो जाता है, और दक्षिणी महासागर हो जाता है। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे जानेंगे? तो प्रशांत एटलस पर हिंदुस्तान के दक्षिण में आकर गया। ठीक है, तो यानी प्रशांत महासागर हो जाता है, उसके बाद हिंद महासागर यानी हिंदुस्तान के, और फिर आपका हो जाता है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। बाकी शॉर्ट में हम आपके लिए ट्रिक लाएंगे, जिसको सीरियल वाइज बताएंगे, आप लोग देखिएगा जरूर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो महाद्वीपों की संख्या हो जाती है वो 7 हो जाती है, और महासागरों की संख्या आपकी 5 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, कैसे पड़ता है, और इसमें कौन, यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो होता है, तो कौन बीच में आता है, तो इन सभी चीजों पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे। तो जो आपका सूर्य हो जाता है, देखिए ये तो किंग है, ये कहीं भी नहीं जाता है, अपनी जगह पे स्थिर रहता है, यानी जो सूरज देवता है। ठीक है ना? तो ये जो सूर्य है, ये कहाँ रहते हैं? ये अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा और पृथ्वी की। तो ये आपका हो जाता है चंद्रमा, और ये आपकी हो जाती है पृथ्वी। ठीक है, आप इस तरह से इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि आसान रहता है समझने में। तो यानी आप क्या देखिए, यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं सूर्य ग्रहण। तो समझ लेते हैं जो सूर्य ग्रहण में क्या होता है। देखिए, सूर्य अपनी जगह पे रहता है, उसके बाद चंद्रमा क्या होता है, ये बीच में हो जाता है। क्या है? तो चंद्रमा जो है ये आपका बीच में हो जाता है, और जो पृथ्वी है देखिए यहाँ पे है। तो सूर्य देखिए अपनी जगह पे है, चंद्रमा बीच में आ जाता है, पृथ्वी सबसे नीचे है। तो ये जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है, चंद्रमा आ जाता है, तब क्या पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। और सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? तो आपको अच्छे से पता है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है। इसको ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, अमावस्या का अमावस्या का आप ले लीजिए, और आप सूर्य ग्रहण का क्या? तो सूर्य ग्रहण का आप सू ले लीजिए। ठीक है ना? सू ले लीजिए आप यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, जब हम आप एक में मिलाएंगे इसको तो क्या होगा? आंसू। तो आंसू से हम इसको याद रख सकते हैं अच्छे से कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है, और इसमें होता क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? तो इसमें हम बात कर लेते हैं। देखिए, वही कंडीशन की सूर्य कहीं भी नहीं जाता है, सूर्य अपनी जगह पे रहता है हर स्थिति में। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे पृथ्वी और यहाँ पे चंद्रमा हो जाता है। अब क्या कंडीशन है, अब पृथ्वी बीच में आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है? तो पृथ्वी बीच में आ जाती है। किसके बीच में? तो सूर्य और
चंद्रमा के बीच में। किसके? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? तो पृथ्वी आ जाती है। और जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या पड़ता है? तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? तो पृथ्वी आ जाती है। तो ये कौन सा ग्रहण हो जाता है? ये चंद्र ग्रहण हो जाता है। कौन सा? तो यहाँ पे लिख देते हैं, चंद्र ग्रहण हो जाता है। ये चंद्र ग्रहण हो जाता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि ये कब पड़ता है? तो आप इसको देखिए, चंद्र का चा ले लीजिए। चंद्र का आपने क्या लिया? चंद्र का आपने चा ले लिया। और आपका क्या है यहाँ पे? देखिए समझिए, पूर्णिमा को पड़ता है। पूर्णिमा का आप पा ले लीजिए, ठीक है ना। पूर्णिमा का आप क्या ले लीजिए? तो पा ले लीजिए। तो क्या हो गया? और जब आपने क्या कहा, अब इसको एक में मिलाया तो पूर्णिमा का पा है तो चप्पू, जिसको जो नाव होता है तो उसको, जैसे ये नाव है और इसमें कोई बैठा है तो यहाँ पे ये से चला रहा है तो इसको चप्पू। तो इस तरीके से चप्पू से आप याद रख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण का आंसू से और चंद्र ग्रहण का चप्पू से। तो ये आप ट्रिक के माध्यम से इसको समझ लीजिए। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि जो सूर्य ग्रहण हो जाता है उसमें चंद्रमा बीच में आता है और जो चंद्र ग्रहण हो जाता है उसमें पृथ्वी बीच में आती है। ये किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, लेकिन आपको पता है आप इस तरह से एक कंडीशन बना लेंगे और उसके बाद आप इसमें समझ लेंगे और आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेदों की। वेद कितने होते हैं? तो वेद आपके हो जाते हैं 4। कौन कौन से 4 वेद हो जाते हैं? तो देखिए, आपके 4 वेद हैं तो इसमें आपका हो जाता है ऋग्वेद, ठीक है, जो सबसे बड़ा वेद है। सामवेद जो सबसे छोटा वेद है। और आपका हो जाता है अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद देखिए, जो सबसे बड़ा वेद हो जाता है, ये सबसे पहले वेद आया था, है ना। और जो आपका हो जाता है अथर्ववेद, ये किसके लिए जाना जाता है? तो जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, इसके लिए ये जाना जाता है। ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेदों की संख्या कितनी है। तो टोटल 4 हो जाती है। कौन कौन से हो जाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन होता है? तो ऋग्वेद होता है। सबसे छोटा कौन है? तो सामवेद है। और जादू, टोना, तंत्र, मंत्र के लिए कौन सा वेद जाना जाता है? तो आपका हो जाता है अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने इन जो ये पॉइंट्स थे इसके बारे में डिस्कस कर लिया है और चलते हैं हम लोग सीरीज की तरफ। सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश क्या दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। बुद्ध का यह प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात उन्होंने कई राज्यों, मगध, कौशल, कौशाम्बी आदि का भ्रमण किया था और वहाँ उपदेश दिए। तारा किसे कहते हैं? तो तारा एक खगोलीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश व ऊष्मा होता है। और महाद्वीप किसे कहते हैं? तो महाद्वीप और महासागर ग्लोब के 2 प्रमुख अंग हैं, यानी अंग माने जाते हैं। इन्हें पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंदर सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हो जाते हैं। कितने महाद्वीप? तो 7 महाद्वीप हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे पहले 7 महाद्वीपों के नाम भी जान लेते हैं। तो एशिया हो जाता है, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिण यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कल्हड़ है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो दजला एवं फरात, यहाँ पे दजला हो जाता है।
एवं फरात नामक दो नदियों के मध्य के क्षेत्र में विकसित हुई तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का वर्णन किस वेद से प्राप्त होता है? तो ये आपका हो जाता है अथर्ववेद। और आपको पता है वेदों की संख्या कितनी होती है? तो 4। कौन कौन सी होती है? तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। और इसमें सबसे बड़ा वेद कौन, अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद हो जाता है और सबसे छोटा तो सामवेद हो जाता है। और आपको पता हो गया कि तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का वर्णन तो अथर्ववेद में हो जाता है। ओरियन क्या है? एक तारामंडल हो जाता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम बताएं, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक हो जाती है, महावीर स्वामी, सा से स्वामी, सा से सिद्धार्थ, यानी महावीर स्वामी का बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाता है। अमेजन नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका हो जाता है। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो महापौर या मेयर कहा जाता है। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख ले। दुनिया की छत किस पठार को कहा जाता है? तो तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार हो जाता है। सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? तो चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो क्या कहना है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच, तो देखिए यहाँ पे सूर्य ग्रहण की घटना को बताते हैं। तो सूर्य अपनी ही जगह पे रहता है। कहाँ पे रहता है? तो सूर्य अपनी ही जगह पे रहता है। और क्या कह रहे हैं? और जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, तो ये हो गए पृथ्वी और ये आपका हो गया, क्या हो गया? चंद्रमा। तो यहाँ पे चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो चंद्रमा आ गया पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो कौन सा पड़ गया? तो पड़ गया आपका सूर्य ग्रहण। उसके बाद हो जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो वेदों ने महाभारत की रचना की, ऐसे आप याद रखें। तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। कुशीनगर कहाँ है या क्यों प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर है और इस कारण से यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है जहां विश्व भर के बौद्ध तीर्थ यात्री भ्रमण के लिए आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में 1 माह का मेला लगता है। अक्टूबर 2021 में यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के प्रमुख देवी देवता हैं मातृ देवी एवं पशुपति नाथ। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताएं। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती थी, जबकि सिंधु लोग सुनियोजित नागरिक जीवन से भलीभांति परिचित थे। वैदिक सभ्यता में गाय का विशेष प्रकार आदर करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता में गाय की अपेक्षा बैल को अधिक महत्व दिया जाता था। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। तो आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 हो जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक तो महावीर स्वामी हो जाते हैं, 24वें तीर्थकर हो जाते हैं, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है उल्का पिंड से आपका यानी क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं? तो आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। पृथ्वी के किस भाग में सूर्यातप अधिकतम प्राप्त होता है? तो भूमध्य रेखा हो जाता है। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो 3 स्तर पर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। नासा का पूरा नाम है तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन हो जाता है। ये आप देखिए इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा अच्छे से और हिंदी में भी याद कर लीजिएगा। कभी कभी नासा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। सुशासन से आप क्या समझते हैं? गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण सुशासन होता है, अर्थात उसके स्वयं के सदस्यों द्वारा नियंत्रण किया जाए तो उसे सुशासन कहा जाता है। सुशासन का अर्थ है अपना शासन।
राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य में कुल जोड़ से जिसमें हास्य घटाकर व विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापता है। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो मेयर या महापौर कहा जाता है। इतिहास का जन्मदाता या पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास क्या है? तो इतिहास सार्वजनिक घटनाओं का विवरण मात्र हो जाता है। इतिहास जानने के साधनों का नाम उल्लेख कीजिए। तो अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी सामग्री, विदेशी यात्रियों लेखकों के विवरण। ऐतिहासिक ग्रंथ कितने होते हैं? तो वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य हो जाते हैं। दो विदेशी यात्रियों के नाम बताए तो फायान हो जाते हैं और मैगस्थनीज हो जाते हैं। ईसवी पूर्व का अर्थ यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय वो हो जाता है ईसवी पूर्व का समय हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत हो जाता है। हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाणभट्ट ने लगभग 620 ईस्वी में की थी। सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद, देखिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आया कई बार मतलब ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे वेदों के बारे में 4 वेद हैं तो किसी ना किसी के बारे में पूछ लिया जाएगा, या चारों वेदों को बताएं सबसे बड़ा वेद कौन है, सबसे छोटा वेद कौन है, ऋग्वेद में क्या है ना। इस तरीके से कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन नॉलेज होगी आपको तो किसी भी तरह से पूछा जाएगा आप आंसर कर ले जाओगे। और आपको तो पता ही है कि आपका जो डीएलएड है बीटीसी यानी, तो इसमें बहुत अच्छे से कॉपियाँ भी चेक होती हैं और इसमें जो नंबर मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के चले आए और आपको नंबर मिल गए, क्योंकि क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भाई उसमें तो आपको या तो नंबर मिलेगा या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अति लघु में उसमें भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं पूछा जाता है, जो चीज़ है वो सटीक आप जैसे लिखेंगे, जैसे भाई वेदों की संख्या कितनी है तो आप ऐसे तो नहीं लिखोगे ये है वो है, आप यही लिखोगे कि वेदों की संख्या 4 है ना। अगर उन्होंने नाम भी पूछ लिया तो आपने नाम भी लिख दिया, नहीं पूछा अगर आपके पास टाइम है तो आपने वेदों ये भी लिख दिया कि 4 वेद होते हैं और ये होते हैं, यानी ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड है ना। अब वैसे जितना क्वेश्चन किया जाए उतना, लेकिन क्वेश्चन अब आप 4 पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है तो 4 है। अब आप 8 लिख दोगे, 10 लिख दोगे तो क्या आपको नंबर मिल जाएंगे? कुछ भी आप लिखाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छे से कॉपी चेक होती है और हम बार बार ये चीज़ आपको बताते हुए चलते हैं और फिर से बता रहे हैं। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करिए और ये ना समझिए हम आपको डरा रहे हैं, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा बैक लगती है किसी में तो डीएलएड में ही बैक लगती है और किसी भी सब्जेक्ट में लग सकती है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि आपने अगर एक सब्जेक्ट में मजबूत पकड़ बना ली और दूसरे पे आपने ध्यान भी नहीं दिया और हमको सब आता है ऐसा करके आपने छोड़ दिया, तो ये भी चीज़ आपके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती है। आप सभी सब्जेक्ट पर फोकस करिए, बस वो चीज़ हो जाती है जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, और जो आपको जिसमें मजबूत पकड़ है तो उस पर कम फोकस करिए, लेकिन फोकस जरूर करिए, ठीक। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आपका हो जाता है प्राचीन सभ्यता को कितने भागों में व्यक्त किया गया है? तो पाषाण काल, ताम्र एवं कांस्य युग, लोह युग। पूरा पाषाणकालीन औजार कैसे थे? तो पाषाणकालीन पत्थर के औजार बेडोल एवं यानी भद्दे थे, भोड़ी आकृति के, जिसको भद्दे कहते हैं, मतलब उसमें कोई खूबसूरती नहीं थी। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ है? तो नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ है। मानव का प्रथम पशु कौन था, यानी पालतू पशु कौन था? तो कुत्ता हो जाता है। आग की खोज किस काल में हुई? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से आप इनको याद कीजिएगा। आग की खोज किस काल में हुई? तो पुरापाषाण काल के मानव ने आग की खोज कर ली थी। पहिए का आविष्कार तो नवपाषाण काल हो जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाना किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो नवपाषाण काल हो जाता है। कांस्य युग में जिस लिपि का विकास हुआ उसका नाम बताएं। तो कौन सा हो जाता है? कीलाकार लिपि, है ना। सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जल का मध्य क्षेत्र। मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो नील नदी के किनारे हो जाता है। और फ्रेंड आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है जिगुरात किसे कहते हैं?
आंसर पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आंसर की तरफ कि जिगुरात किसे कहते हैं। तो सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था। तो सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।